All right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Uh, Amna Huram, kindly confirm करें मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज आ रही है। Alrighty. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. I told you that we have to discuss the basics of writing module today, right? IELTS writing module. Let me tell you something. There is a difference of just 30%, 30% task, you can say, in IELTS academic and general students. Now listen attentively from the very basics. In the real test, when you will go and attempt your listening, reading, and writing test, these three modules are conducted at the same time, same day, right? Listening, time is 30 minutes. If you attempt paper-based test, then 30 minutes plus 10 minutes to transfer the answers, total 40 minutes for the listening. Then 60 minutes for writing, and finally 60 minutes for reading, and finally 60 minutes for writing, right? So approximately 2 hours and 40 minutes is the time, and writing is the module which you attempt in the end after listening and reading. So you can just keep this thing in your mind that obviously जब आपका मॉड्यूल राइटिंग एंड पे होता है, पहले आपने लिसनिंग भी अटेम्प्ट किया, रीडिंग पे किया, तो योर माइंड वुड बी सैचुरेटेड विद द डाटा, राइट? सो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बंदे की डाउन हो जाती है, बट इट डज नॉट मीन कि हमने डाउन करनी है. वी हैव टू फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर, ठीक है, जो अभी आपको मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह. और फिर जब आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, एंड यू विल सी कि इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू कोप अप विद दिस, विद ऑल दिस हर्डल्स, ठीक है. अच्छा, टास्क 1 एंड टास्क 2, ये दो टास्क होते हैं आपके राइटिंग में. टोटल टाइम कितना होता है? 60 मिनट्स. In 60 minutes, you have to attempt task 1 and task 2. Task 1, you have to complete it within 20 minutes. For IELTS academic students, जो स्टडी वीजा वाले स्टूडेंट्स हैं, IELTS academic वालों के लिए टास्क 1 होता है इमेज डिस्क्रिप्शन. इसकी बाकी डिटेल्स मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा. टास्क 2 क्या होता है? टास्क 2 होता है एसे राइटिंग, एंड एसे राइटिंग इज सेम फॉर बोथ IELTS academic या जनरल स्टूडेंट्स, यानी ऐसे दोनों ने लिखना लाजमी होता है. 60 minutes में से 20 minutes task 1 and remaining 40 minutes for the task 2. Now this time division also also shows, ये time division जो सी है कि weightage किसका ज़्यादा है, right? Approximately 70% is the weightage of the task 2. Clear? 30% task 1. It does not mean कि task 1 पे हमने focus नहीं करना है, but ज़्यादा focus हमने task 2 पे करना है, because it carries more weightage in your overall assessment and overall marks. आई होप सो जी ये बात क्लियर होगी कि भाई आपको पता चल जाए कि राइटिंग मॉड्यूल है क्या, और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ की है, और उसको हमने क्या मतलब अटेम्प्ट कैसे करना है, ऑल दिस. नाउ द नेक्स्ट थिंग, let me tell you something interesting. Listening, reading, writing, and speaking, these are the 4 modules. In terms of scoring, the highest band and the lowest band, in terms of scoring की बात कर रहा हूँ. If I talk about previous 200 and और 300 रिजल्ट्स ऑफ दिस एकेडमी, जो स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिए हैं, 200-300 स्टूडेंट्स के, ऑन एवरेज जो स्कोरिंग का एक पैटर्न नजर आता है हमें, वो क्या है? मोस्टली स्टूडेंट्स अचीव द हाईएस्ट बैंड इन IELTS लिसनिंग मॉड्यूल, ठीक है, IELTS लिसनिंग. सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट अप्रोक्सीमेटली जो स्कोर रहता है वो किसमें? स्पीकिंग में. वी आर वेरी 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 कंफ्यूज्ड अबाउट योर स्पीकिंग. हम तो स्पीकिंग करते ही नहीं है, हमारा तो एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है. लेकिन स्पीकिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर स्टेप्स हैं हर क्वेश्चन को आंसर करने के. वो इंशाल्लाह जब स्पीकिंग के हमारे लेक्चर होंगे उसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा. लेकिन जिन लोगों ने अगर अटेंड किए मैं वो लेक्चर, तो उनको पता होगा कि अगर प्रोसीजर को आप फॉलो करें तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. परफॉर्म से मुराद आप 6+ इजीली ले सकते हैं, इन शॉर्ट. ठीक है जी, 6+ स्पीकिंग में कोई मुश्किल नहीं. ये दूसरा मैंने आपको बताया स्पीकिंग. थर्ड स्कोरिंग के हिसाब से जो होता है डिफिकल्ट, वो कौन सा जी? रीडिंग. रीडिंग में बैंड अप्रोक्सीमेटली प्रैक्टिस के लिहाज से सबसे डिफिकल्ट रीडिंग मॉड्यूल है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अचीविंग द रिजल्ट यानी स्कोरिंग के एतबार से देखा जाए तो रीडिंग कम्स एट थर्ड पोजीशन. एंड द फाइनल एंड द फोर्थ वन इज राइटिंग. राइटिंग समझने के एतबार से बहुत ईजी है, ठीक है जी. In terms of understanding,
राइटिंग इज सुपर इजी, बट जब आप उसको अटेम्प्ट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बीच में आता है, फिर उसके बाद एग्जाम प्रेशर, कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स रिजल्ट इन so many mistakes which indirectly result in lower band score. तो in short हायरार्की क्या बनती है हमारे पास? लिसनिंग सबसे ज्यादा बैंड नॉर्मली आता है, सेकंड नंबर पे स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ राइटिंग। ठीक है, this week we will be focusing on writing module, so these are going to be very important lectures. That's why I am recording these lectures and will share the recording of this lecture in the group after the class. ठीक है, ताकि आप बाद में देखें दोबारा भी कर सकें। अब ये जो हम बेसिक बातें कर रहे हैं ना, I am linking all the discussion points with the writing module in order to tell you कि इसकी importance क्या है। Majority students writing में बैंड नहीं ले सकते, जिस वजह से उनको IELTS दोबारा देना पड़ता है। याद रखें, IELTS दोबारा देना पड़ता है। क्लियर हो गया? आई होप सो ये बात। अच्छा भाई आगे चलते हैं फिर। टास्क 2 होता क्या है, ऐसे क्या है? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मैट्रिक एग्जाम्स, intermediate, A levels, at different academic levels, we have written different essays. और हर दफा ऐसे की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। मैट्रिक एफएससी में जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं भाई जितना लंबा लिखा, ठीक है, जितना ज्यादा डाटा लिखा उतने ज्यादा खुले नंबर आएंगे। बट इन आईएलटीएस दिस इज नॉट द केस, राइट? They have mentioned कि within 40 minutes, यानी ऐसे का जो टाइम है 40 minutes, you have to write at least 250 words. This is the minimum requirement. अब आपने 250 से ऊपर, ये नहीं कि 400 लिखेंगे तो ज्यादा नंबर है, 500 लिखेंगे तो ज्यादा बैंड आएगा, हाई बैंड आएगा। नो, between 250 and 300 this is the ideal range of writing your essay. यानी वर्ड्स का मतलब क्या है? He is a boy. These are the 4 words. यानी वर्ड्स कितने होने चाहिए भाई? मैं रिपीट करता हूँ, 250 से 300 के दरमियान, 250 से बिलो नहीं होने चाहिए, बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट। क्लियर होगी बात? वर्ड्स का ध्यान रखना है। अब 40 मिनट्स की टाइम मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 5 मिनट्स मस्ट बी स्पेंट ऑन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड प्लानिंग के अच्छा जी मैं पहले पैराग्राफ में ये लिखूंगा, दूसरे में ये लिखूंगा, थर्ड में ये, एंड सो ऑन। एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, ये भी बताता हूँ क्या चीज़ होती है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट पहले 5 मिनट्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, देन 25 मिनट्स फॉर राइटिंग। दैट्स इट। आपके पास 25 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं है। अगर आप 25 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, इट मींस यू शुड एंड योर एसे फोर्सफुली, जबरदस्ती क्लोज करें। देयर शुड बी 10 मिनट्स एट द एंड ऑफ योर टेस्ट फॉर रीचेकिंग। अगर आप रीचेक अपना पेपर नहीं कर रहे, bear in your mind that if you're not rechecking your essay, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मेरा 6 बैंड आना है, तो आपका 6 नहीं 5 आएगा। ये कंफर्म बात है, ठीक है, ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बात है। अल्हम्दुलिल्लाह 30 to 40 स्टूडेंट्स हमारे हर मंथ में अपीयर होते हैं, जिससे हमें ये सारा पता चलता है कि यार ओके स्टूडेंट ने ऐसे अटेम्प्ट किया था और ये रिजल्ट आया, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि यही बातें हैं जो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है। लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स। आई होप सो जी ये बात क्लियर है। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि कुछ पैराग्राफ्स होते हैं। अभी मैंने 250 वर्ड्स इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, 300 इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंने बनाई है, ठीक है। 300 से ऊपर लिखेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे देयर विल बी चांसेस कि आप इररिलेवेंट लिखें, या देयर विल बी मोर चांसेस कि आप ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो, तो इसलिए फायदा ही नहीं है जी, बिलो 300 होना चाहिए। देयर शुड बी 4 पैराग्राफ्स इन योर एसे। 4, जैसे सॉरी जी, लेट मी कंप्लीट। ये बिल्कुल वैसे जैसे हम CSS का ऐसे अटेम्प्ट करते हैं ना। Exactly ऐसा ही है। I will brief this thing, words limit in 5 minutes, okay? Let me just complete this area of paragraphing. अच्छा देखिए भाई, मैंने आपको बताया there will be 4 paragraphs, 1 2 3 4, 5 भी लिख सकते हैं, ये नहीं है। अब 4 या 5 कितने लिखने हैं ये होती है अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन यू मस्ट इंश्योर के यार बस 4 बहुत है। 4 पे 7 बैंड आ जाता है। स्टूडेंट्स का आया है, ठीक है, आई हैव अटेम्प्टेड माई सेल्फ, मैंने खुद लिया है, बाकी स्टूडेंट्स ने किया, तो तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो 4 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं लिखना। जो लोग कहते हैं जी नहीं ज्यादा पैराग्राफ लिखेंगे, देखिए ज्यादा पैराग्राफ ऐसा तो नहीं जहां दिल करे शुरू कर देते हैं। देयर इज अ प्रॉपर वे टू स्टार्ट एंड एंड द पैराग्राफ, ठीक है। तो इट इज अ लॉन्ग स्टोरी, अभी आपको
जब ये एंड पे बताऊंगा ना, असाइनमेंट दूंगा, फिर आपको ये बात समझ आएगी। अभी बात करते हैं जो अगर 4 पैराग्राफ्स है लेट्स से, तो उसको कैसे करना है। फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑलवेज द इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ इज ऑलवेज द कंक्लूजन। इन बिटवीन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन देयर आर 2 पैराग्राफ्स व्हिच आर कॉल्ड बॉडी पैराग्राफ्स। क्या इनको कहते हैं भाई? body paragraphs. Body paragraph 1, body paragraph 2, and if you write the third paragraph, then it would be the third body paragraph, but you don't need to write it, right? लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, दोनों बातें हैं। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप सो भाई ये क्लियर हो गया आपको कि 4 पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट देता है, जब कंप्यूटर पे वो टाइप कर रहा होता है ना, तो वर्ड काउंट पीछे लिखा आ रहा होता है। इट डज नॉट या शी डज नॉट नीड टू काउंट द वर्ड्स, लेकिन पेपर बेस्ड जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो यू नीड टू काउंट द वर्ड्स एज वेल। अच्छा, ऐसे आपने पूरा लिख दिया, एंड पे वर्ड्स काउंट करो और आपको लगे वर्ड्स तो यार 200 है, अब क्या करें? तो आप कंक्लूजन में वो डाटा इनपुट करोगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। कंक्लूजन मींस कि समरी, राइट? आप उसको डिटेल उसमें नहीं डाल सकते, वो तो गलत हो जाएगा। which means that you have to count the words after writing each paragraph। हर पैराग्राफ लिखे, वर्ड्स काउंट करें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले पैराग्राफ इंट्रोडक्शन लिखा, मैंने वर्ड्स काउंट किए, लेट्स से जी 50 थे, मैंने 50 साइड पे कॉर्नर पे लिख लिया अपनी, जस्ट फॉर मी एज अ रिमाइंडर, राइट? देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड आई विल कंप्लीट वन बॉडी, द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, एंड आई विल काउंट द वर्ड्स अगेन। मे बी मैंने 80 वर्ड्स का लिखा हो, ठीक है, तो 80 प्लस 50 कितने हो गए? 130। मैं लिख दूंगा 130। नाउ दिस 130 इज शोइंग मी हाउ मेनी वर्ड्स आर लेफ्ट। मैं थर्ड बॉडी पैराग्राफ लिखूंगा, लेट्स मैंने 100 वर्ड्स का लिख दिया, तो 130 प्लस 100 कितने हो गए? 230। नाउ आई नो कि अगर मैं 40 या 50 वर्ड्स का कंक्लूजन लिखता हूं तो मेरे वर्ड्स 250 प्लस 270 की रेंज में आ जाते हैं, 270 टू 80। दिस इज द आइडियल रेंज, दैट्स इट। आई होप सो ये भी समझ आपको आ गया होगा कि वर्ड काउंट क्यों इम्पोर्टेंट। अब आते हैं ये पैराग्राफ का, तो आपको पता चल गया। एक एग्जांपल छोटी सी आपको देता हूँ ताकि समझ आपको आए। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन कुड बी, you might see this question in your question paper, that nowadays students mostly prefer to join classes online rather than attending classes physically in the institute, ठीक है? Discuss the advantages and disadvantages of this development। ये जो क्वेश्चन है ना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं ये भी बताता हूँ। पैराग्राफ्स, एक पैराग्राफ में एडवांटेजेस होंगे, दूसरे में डिसएडवांटेजेस होंगे, और एंड पे कंक्लूजन होगा। ओपिनियन अगर पूछी हो क्वेश्चन में तो लिखते हैं, अगर ना पूछी हो तो फिर आपकी मर्जी है, चाहे ओपिनियन लिखें या ना लिखें, मैटर नहीं करता, लेकिन अगर पूछी हो तो फिर मस्ट लिखनी है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात आइट्स में यह है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया हो ना, तो उसका आंसर करें। पूछे गए एडवांटेजेस होते हैं, दे रहे हम रीजंस होते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। पूछे गए अगर एडवांटेजेस हैं और आपने एडवांटेज लिखा, एडवांटेजेस मींस के मोर देन वन, एटलीस्ट 2, आप सिर्फ एक एडवांटेज लिखते हैं फिर भी आपका बिलो 60 बैंड रहता है। जो पूछा गया हो उसको आंसर करना। अटेंटिवली सुने भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पूछा गया हो उसको आंसर करना। सेकंड चीज, अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर पैराग्राफिंग स्ट्रक्चर, यानी पूरा 1 2 3 4 पैराग्राफ्स आपके हों, दिस इज द सेकंड थिंग व्हिच कंट्रीब्यूट्स। प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए भाई, ठीक है? देयर शुड बी यूनिटी बिटवीन द सेंटेंसेस एज वेल एज बिटवीन द पैराग्राफ्स। कैसे होती है ये बात में, ये कल की लेक्चर, अभी तक के लिए ये बेसिक्स, ठीक है? ये दो क्राइटेरियाज आप फुलफिल कर लें। वोकैबुलरी कहते हैं ना, वोकैबुलरी बड़ी हाई फाई होनी चाहिए। वोकैबुलरी आप नॉर्मल भी यूज करें तो मैं गारंटी देता हूँ आपका 7 बैंड आ सकता है, 6+ इजीली आ सकता है, ठीक है? जो 7 बैंड के लिए वोकैबुलरी जरूरत होती है वो ये नहीं होती कि जितना मुश्किल लफ्ज लिखेंगे ज्यादा बैंड आएगा, नो, दिस इज नॉट द केस। दे रिक्वायर यू टू राइट टॉपिक रेलेवेंट वोकैबुलरी, यानी रिलेटेड टू द टॉपिक वोकैबुलरी यूज करें। ये नहीं कि बात एक जगह की हो रही है, सेम वर्ड जो आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं वो किसी और एरिया का हो। ये आपको कैसे पता चलेगा? जिस टाइम मैं सैंपल आंसर शेयर करूंगा ना, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, यार बात इस चीज के बारे में हो रही है, बात उधर कर रहा है, तभी इसका बैंड करना है। सैंपल आंसर्स मींस के जो मैं एक क्वेश्चन और उसी क्वेश्चन पे लिखा हुआ एक प्रॉपर आंसर होगा, वो आपकी सच्ची है। सही है जी, ये बात आपको समझ आ गई अब वोकैबुलरी वाली। और एंड पे आती है ग्रामर। ये बेसिकली बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं, ये मैं कल मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ आपकी बेसिक नो हाउ के लिए कह रहा हूँ।
और बाकी चीजें छोड़ें, वापस आते हैं अपनी बेसिक्स पर के जो पूछा गया है वो आंसर करना और प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करना। दैट्स इट, दीज आर द टू थिंग्स रिक्वायर्ड टू गेट अ बैंड 6। अब उसमें जितना क्वालिटी का आप लिखेंगे उतना बैंड इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है जी, जितना स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होंगे, पंक्चुएशन मिस्टेक्स कम होंगे, सेंटेंसेस अच्छे क्वालिटी के लिखे होंगे, वोकैबुलरी के वर्ड्स आपने अगर क्या कहते हैं रेलेवेंट टू द टॉपिक और प्रॉपर्ली उनको यूज किया हुआ है अप्रोप्रिएटली। अब ये भी होता है गूगल पे हम पढ़ लेते हैं जी, ओ हो हाई एंड वोकैबुलरी या बैंड 9 वोकैबुलरी, हम वो वर्ड्स याद करते हैं, रट्टा मारते हैं गूगल से देख के, पता होता नहीं है कहाँ एडजस्ट करना है, इनअप्रोप्रिएटली एडजस्ट करते हैं, वोकैबुलरी के जो मार्क्स हैं वो इंप्रूव होने के बजाय आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। कीप दिस सिंपल यार, ठीक है, डू नॉट पैनिक, कीप दिस सिंपल। आपका ऐसे राइटिंग इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने उसको बनाया हुआ है। मैंने क्या बात बताई, ये मैं 2-3 बातें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, कल भी पढ़ाऊंगा, परसों इंशाल्लाह मैं आपसे टेस्ट लूंगा, तो उसमें मुझे ये चीज़ें ना नजर आए, ठीक, क्योंकि आप इधर रिपीट करें तो इसका मतलब ये है कि रियल में भी आप करेंगे। लेट मी समराइज all the points that I have discussed so far in this lecture। सबसे पहले मैंने बात की कि स्कोरिंग के हिसाब से मॉड्यूल्स कौन कौन सी ईजी हैं, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। फिर मैंने बताया कि आर्ट्स का आपका राइटिंग मॉड्यूल होता है, राइटिंग में आपके 60 मिनट्स होते हैं, 60 में 20 मिनट्स फॉर द टास्क 1, 40 मिनट्स फॉर द टास्क 2। वो ये नहीं कि पहले आपको 20 मिनट्स देंगे और फिर 40 देंगे, नहीं, वो आपको टोटल 60 देंगे। टाइम मैनेजमेंट आपने खुद करनी है, बेशक टास्क 1 पे 30 मिनट्स लगा दें, लेकिन फिर टास्क 2 के लिए कम टाइम होगा ना, तो टास्क 1 के लिए तो लगाना ही सिर्फ 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स चेकिंग रीचेकिंग, 20 मिनट्स कंप्लीट साइड पे, 40 मिनट्स। आपको मैं टाइम डिवीजन पहले बता चुका हूँ लेक्चर के मिड में, ठीक है। ये सेकंड चीज थी कि टास्क 1 और टास्क 2 होता है। फिर मैंने आपको बताया ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है वर्ड्स की, वो पूरी करनी है आपने, जो पूछा गया है वही बताना है, अपने पास से नहीं बातें एक्सप्लेन करनी। फोर्थ चीज मैंने बताया कि पैराग्राफ्स होते हैं प्रॉपर, जिनको आपने एक सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। और फिर रीचेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैंने टाइम मैनेजमेंट में आपको बताई। फिर उसके बाद एक एग्जांपल मैंने आपको बताई कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे, जो बताया पूछा वो लिखना है। अब आपको जाहिर बात है, सो फार वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स अबाउट द राइटिंग। अब आप कहेंगे जी कि बातें तो बहुत हो गई ना, हो हमें कोई बड़ी चीज दिखाएं या बताएं कि जिससे ऐसे मैं लिखूं, ये तो सिर्फ बातें हैं, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस जब आप लिखेंगे बहुत काम आएंगे आपके। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन का आंसर कि अगर आप ये कहें कि कोई सैंपल्स दिखाएं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने 5 राइटिंग टास्क 2 के सैंपल्स पोस्ट किए हैं, वर्ड की फाइल्स हैं, सब लोग उनका प्रिंट निकलवा लें या सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ें, जैसे जिसको जो इजी लगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रिंट निकलवाएं। क्यों, प्रिंट जब निकलवाएंगे तो हर मिस्टेक आपके सामने, बल्कि कलर प्रिंट निकलवाएं, उसमें हाईलाइट मैंने डिफरेंट कलर से किए हैं। वो उन स्टूडेंट्स ने लिखे हैं जिनका राइटिंग में पहले 5.5 बैंड था, वो स्टूडेंट मेरे पास 3 अटेम्प्ट शायद उस स्टूडेंट ने कर ली थी, उसका राइटिंग का स्कोर 5.5 था, ठीक है जी। फिर मैंने उसको पढ़ाया, अगली अटेम्प्ट में उसका 5.5 टू 6.5 हुआ राइटिंग में, मतलब इम्प्रूव हुआ रिजल्ट। और माशाल्लाह उसके बाद अगली उसने अटेम्प्ट दी थी और उसका एक दफ़ा 7 और एक उसके बाद दोबारा भी उसने दी कि भाई मैंने थोड़ा बैंड और अप करना, फिर उसका 7.5 भी आया। तो ये जो मैं कह रहा हूँ राइटिंग सैंपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है जो गूगल से कॉपी किए हुए हैं, दोज आर रिटन बाय द रियल स्टूडेंट्स एंड विल बी द बेस्ट सोर्स फॉर यू फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। एक और रिसोर्स होता है प्रिपरेशन का कि ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिशियल क्या कहते हैं सैम्पल क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं, लेकिन वो पेड मटेरियल है, ठीक है। अभी जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उस पर भी बहुत एफर्ट है और वो भी एक किस्म का पेड ही है, लेकिन जो वो ब्रिटिश काउंसिल वाला अप्रॉक्सीमेटली वो उसकी 18,000 कॉस्ट है। आई नो एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दिस कॉस्ट, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है यार। जिनका हाई बैंड स्कोर टारगेट है ना राइटिंग में एटलीस्ट 7, उनको करना चाहिए। आफ्टर द लेक्चर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा अगर वो सब्सक्रिप्शन करनी हुई, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसको साइड पे करते हैं। और राइटिंग का मैं बता रहा था आपको कि 5 सैंपल्स पोस्ट किया, उनको आपने सही तरह पढ़ना है, समझना है। अभी टॉपिक देके खुद से नहीं लिखना, अभी सिर्फ आपने पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है कि यार इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस लिखा है, ये क्या रेलेवेंट है टॉपिक के, 4 पैराग्राफ्स क्यों लिखे हैं, 5 क्यों नहीं लिखे, 5 क्यों लिखे हैं, 4 क्यों नहीं लिखे। दीज आर ऑल द थिंग्स। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मेट कैसे सीखेंगे आपके, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं।
मैंने ग्रुप में 2 वीडियो शेयर किए हैं, वीडियो लेक्चर नंबर 1, वीडियो लेक्चर नंबर 2। ठीक है जी। वीडियो लेक्चर नंबर 1 इज द बेसिक लेक्चर इन विच आई हैव explained, जैसे अभी मैं लेक्चर में कर रहा हूँ, आई हैव एक्सप्लेन्ड द फॉर्मेट इन वेरी सिंपल वर्ड्स एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टू। आपने वो देखना है और उसको फॉलो करना है। अब आप कहेंगे जी फॉर्मेट तो बता दिया, लेकिन कोई एग्जांपल भी दें ताकि समझ आए। तो साथ ही लेक्चर नंबर जो 2 है ना, उसमें मैंने एक ऐसे चेक करके कंपेयर करके बताया कि किस पैराग्राफ में कौन कौन सी बातें मिसिंग है या आपने अच्छी लिखी हुई है। तो वो आप देखेंगे। ऑब्वियसली वो किसी और स्टूडेंट के साथ डिस्कशन थी, लेकिन आप वो देखेंगे, आपको भी सारी चीज़ों का पता चल जाएगा और इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। तो वीडियो लेक्चर नंबर 1 देखें पहले, सबसे पहले, फिर वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखें, फिर थर्ड मैंने वीडियो लेक्चर पोस्ट किया है कॉमन मिस्टेक्स इन राइटिंग, जो सब 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स कोई मिस्टेक्स करते हैं। वो वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आप लोग वो मिस्टेक्स ना रिपीट करें। एंड फाइनली ये 3 वीडियोस देखने के बाद आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे के जो सैंपल्स हैं वो पढ़ेंगे, समझेंगे। खुद से नहीं लिखना, कॉपी पेस्ट करके रजिस्टर पे लिखें फॉर योर प्रैक्टिस। आपने खुद से तब लिखना है जब मैं आपका टेस्ट लूंगा। ठीक है। अभी सिर्फ आप इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें। नाउ दिस इज द एंड ऑफ आवर डिस्कशन अबाउट द राइटिंग। आज सिर्फ बेसिक्स को हमने देखना था सही तरह, जो हमने सो फार डिस्कशन की। अब वन बाय वन आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर करता हूँ। ठीक है जी। जी सुहेल। सर ये कच्ची पेंसिल से लिखना है? एग्जैक्टली, गुड पॉइंट। आपका लिसनिंग रीडिंग राइटिंग आइट्स का सारा जो पेपर बेस्ड अगर आप टेस्ट दे रहे हो ना, तो वो सारा का सारा कच्ची पेंसिल जो कि आपकी लेड पेंसिल होती है। ठीक है। लेड पेंसिल से होता है ताकि आप इजीली इरेज करके लिख लें। अच्छा, बॉल पेन से भी कर सकते हैं, ये बात नहीं है, कोई स्टूडेंट बॉल पेन से भी करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉल पेन से बार बार आप कटिंग करेंगे तो दैट वुड बी अ वेरी बैड इंप्रेशन। ये याद रखें कि आपकी राइटिंग जो गंदी है, कोई लगा कहता है जी राइटिंग बहुत गंदी है जी, राइटिंग के मार्क्स नहीं है। इतनी राइटिंग हो कि अगले बंदे को समझ आ जाए कि भाई आपने लफ्ज क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी। जी आगे सर। चलो। इस वेल आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। जी सर। अस्सलाम ऑलराइट। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। नोमान क्वेश्चन पूछेंगे तो। सर एक्चुअली अगर अगर हमें इस तरह की अगर दो चीज़ें मिल जाएं, इसमें हमें अगर कंपैरिजन करना हो, जैसे एक क्वेश्चन है, सम पीपल से हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कूल सब्जेक्ट एंड अदर पीपल थिंक दैट इन टुडे वर्ल्ड सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर मोर इम्पोर्टेंट देन हिस्ट्री। इसमें डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। और इसमें अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करना तो देन भी हमें इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, या फिर हम लोग डायरेक्ट इसमें इसकी व्यू को एक्सप्लेन करना शुरू कर दें मैं वन बता, बाय वन। एक सेकंड। देखें, आपके जो से ये डिस्कस बोथ साइड्स है ना, ये क्या होता है कि बॉडी पैराग्राफ 1 में एक बताना, बॉडी पैराग्राफ 2 में बताना और अपने व्यू यानी ओपिनियन को क्लियर बताना। जो कंपैरिजन की बात है, कंपैरिजन जरूरत ही नहीं है, इसमें कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। डिस्कस बोथ साइड्स का मतलब ये है कि एक बॉडी पैराग्राफ में एक साइड को डिस्कस करें, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में दूसरी करें। हाँ, इसमें एक और भी है, थर्ड बॉडी पैराग्राफ अगर आप लिखना चाहें ना ओपिनियन का, सेपरेट भी लिख सकते हैं। बट अगर आप क्या लेके टाइम मैनेज भी कर सकते हैं और आपका हाथ सही बैठा हुआ है पैराग्राफ्स बनाने में, तो तब अदरवाइज ओपिनियन को कंक्लूजन में लिखने कोई मसला नहीं, 4 पैराग्राफ्स लेके चलें। ठीक है नुमान, आपके क्वेश्चन का आंसर इसमें हुआ? इंट्रोडक्शन में सर इसका हम पूछा था, अगर हमारे पास मैं हाँ, अगर बेसिकली अगर इस तरह हो, अगर व्यू मतलब दोनों व्यू को डिस्कस करना हो, तो हम इन दोनों को मिला के एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख सकते हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर देन हम इसको नेक्स्ट पैसेज में हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग इसका व्यू एक फर्स्ट का दे दें टॉपिक का, और देन नेक्स्ट टॉपिक का, सर ये करना है फिर काम। ओपिनियन। हाँ, इंट्रोडक्शन में लिखना है, मेंशन करना है कि क्या क्या आप डिस्कस करेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 में। ठीक है। आज आप जब सैंपल आंसर्स पढ़ेंगे ना, ठीक है, आपको वर्डिंग खुद ब खुद वहां से मिलेगी कि हाउ टू राइट द एंडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन इन विच यू मेंशन कि व्हाट यू विल डिस्कस इन दिस एसे। सही है। तो फर्दर ये वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर मैं कल करूंगा। क्यों? क्योंकि जारी बात है अभी आप थोड़ा वो पढ़े ना सैंपल्स, फिर ज्यादा बेहतर समझ आएगी। लेकिन आई होप सो ठीक है मैंने सर। क्वेश्चन का आंसर कर सर ये जो आपने दिया। क्लियर है जी नुमान? पहले आप क्लियर करें। सर ये जो आपने कॉपी पेस्ट जी सर। जी ठीक है नुमान जी। अदीला अब आप। सर ये जो आपने कॉपी पेस्ट वाले ऐसे बताए हैं वो कौन से ऐसे हैं? जो ग्रुप में पोस्ट हुए कौन से हैं, ऐसे करने हैं हमने? ग्रुप में पोस्ट हुए हैं 5। सर अभी आपने कहा है ना, आपने जस्ट ठीक है। ठीक हो गया।
जी सर। जी जैनब क्वेश्चन पूछें। सर हमने बिल्कुल सीएसएस वाले तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये हेडिंग्स वही सब तरीका हेडिंग्स है नहीं लेकिन वर्ड्स की लिमिट है, ठीक है सही जी है। सर, उसमें भी वर्ड्स की लिमिट होती है ना? हाँ उसमें भी लिमिट है एग्जैक्टली लेकिन देखिए वो तो बहुत लेंथी है ना, अप टू बिटवीन 2500 एंड 3000 वर्ड्स होता है ना उसकी लिमिट। जी सर। हाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग इतनी रेंज है ना उसकी। तो इसमें भी 250 से 300 के दरमियान है। अब 250 इज कंपैरेटिवली फॉर लेसर देन 2500, ठीक। लेकिन इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर वही होता है एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद एक मिनट, अभी मैं आपको एक चीज बताने वाला था। हाँ यार ये अभी नोमान आप क्लास में, नोमान असलम। जी सर मैं क्लास में हूँ। अच्छा नुमान अभी आपने एक क्वेश्चन बोला था, दोबारा बोलें जरा टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन। सर उसमें ये था कि सर एक मिनट, मैंने ऐसे बुक मैं मेरे पास बताता बुक हूँ से आपने निकाला। क्या बोला था। सम पीपल थिंक दैट द स्टूडेंट शुड रीड द हिस्ट्री सब्जेक्ट, अदर्स थिंक दैट द स्टूडेंट शुड रीड साइंस सब्जेक्ट्स, ऐसे ही है ना? यस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा मैं मजे की बात बताऊं आप लोगों को, सेम ये टॉपिक थोड़ा सा अल्टरेशन करके 2 जुलाई को, इस हफ्ते को जो टेस्ट हुआ था ना, ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था मुझे बताया क्वेश्चन क्या आया था। अब आप सुनिएगा कि कितना रेलेवेंट है ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन से। क्वेश्चन था nowadays students face too many difficulties while finding a good job, ठीक है। some people argue that instead of teaching conventional subjects such as history, schools should spend more time teaching students about communication skills and business। ये क्वेश्चन था अप्रोक्सीमेटली इसी तरह के वर्ड से मैंने आपको बना के बताया। क्वेश्चन क्या था, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। क्या क्वेश्चन था, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, हाउ मच परसेंटेज। इफ यू एग्री 100%, इफ यू एग्री कंप्लीटली, तो फिर क्या आप करते हैं, बॉडी पैराग्राफ में एक रीजन देते हैं व्हाई यू एग्री, बॉडी पैराग्राफ 2 में सेकंड रीजन देते हैं व्हाई यू एग्री। यानी एग्री साइड पे आप टोटल हो गए ना, इट मींस के एग्री साइड पे आपका फुल जोर होता है, डिसएग्री फिर नहीं लिखने की जरूरत। अगर आप कहते हैं जी आई थिंक हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप 50% हो गए हैं। इट मींस के एग्री साइड बॉडी पैराग्राफ 1 में डिस्कस होगी और अगले पैराग्राफ में ऑपोजिट साइड डिस्कस होगी। नुमान कुछ क्लियर कोई हिंट मिली आपको? जी सर ये सब लोगों के लिए मैं इंस्ट्रक्शन है भाई, ये रियल टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये नहीं है कि क्लास में हम कोई ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं जो नहीं आते। अब ये आप हिसाब लगाएं, अगर ये वाला क्वेश्चन नुमान अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया होता और जो टॉपिक मैंने बोला ये आपके रियल टेस्ट में आ जाता तो फिर यस सर अच्छा वारे न्यारे हो जाते। बारे नयारे हो जाते। मैं भी कहने यही वाला था ठीक है जी ओके। अच्छा सर एक और सवाल है। जी पूछे। अच्छा एक सेकंड, सॉरी टू कट यू ऑफ, 1 मिनट रह गया हमारे लेक्चर में, ठीक है। ये लेक्चर हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब रिकॉर्डिंग एंड हो जाएगी, लेकिन इसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है जी। सोहेल कंटिन्यू करें प्लीज जल्दी से। सर ये लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के दरमियान में ब्रेक होती है या No, वो एक ही बात no, सारे no. आपको देयर इज नो ब्रेक। ब्रेक सिर्फ ये है कि जब लिसनिंग का टेस्ट वो लेते हैं और रीडिंग का आपको देते हैं, ये लेने और देने जी में सर। जो 2-3 मिनट का डिले आता है, सिर्फ ये ब्रेक है, नथिंग, ठीक है। जी सर मशरूम ठीक अगर आपने जाना हो ठीक सर। तो आप उनसे पूछ के अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस आप जा सकते हैं, लेकिन उसका एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, ठीक है। सो सर इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हम अगर जो रीडिंग है अगर हम उसे जल्दी कवर कर लेते हैं तो हम उसका टाइम जो राइटिंग में स्पेंड